बेटा आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉम्पिटिटिव पार्ट उठा रहे हैं। जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं अभी तक इस यूनिट में, उसके ऊपर जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। ये मेरे पास पेपर है, ये आईआईटी का पेपर है, ये आईआईटी का पेपर है और लगभग 5 साल पुराना है, ये 5-6 साल पुराना है। और इसमें इस यूनिट से 3 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, थर्ड में इसके बाद कराऊंगा। तो बेटा सबसे पहले कंपटीशन के लिए मैं आपसे बताता हूँ, जो चीजें हमने पढ़ाई है उसको ढंग से पढ़ लो, उससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। दूसरा, खासकर नीट की अगर मैं बात करूँ तो आप एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो अब मैं आपको बताऊं, हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज दिस। मींस हमें क्या दे रखा है यहाँ लिख लेंगे जो चीजें गिवन है। हमें रेजिस्टेंस गिवन है 50 ओम, मोलैरिटी गिवन है 0.2, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा हमें गिवन है 1.4। ठीक है, एक केस दे दिया, हम दोनों केस को देखेंगे। हमें एक केस दे दिया, फिर हम दूसरा केस देखेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सेम है लेकिन कंसंट्रेशन अलग दे रखी है। इस केस में हमें मोलैरिटी दे दी 0.5, हमें रेजिस्टेंस दे दी कितना है 280, हमें उसका क्या पता करना है मोलर कंडक्टिविटी। अब आप देखना बेटा, हमें मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, कप्पा इनटू में 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो इस केस में हमें क्या पता है, मोलैरिटी पता है, हमें कप्पा फाइंड आउट करना है। तो कप्पा फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको एक रिलेशन बताया था, कप्पा इज इक्वल टू जी इनटू में जी स्टार। अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला हमने आपको कराया था। तो आप देखोगे कप्पा इज इक्वल टू जी को हम क्या लिख सकते हैं 1/r इनटू में जी स्टार। जी स्टार क्या बताया था, लेंथ अपॉन एरिया। अगर हमें लेंथ अपॉन एरिया मिल जाए तो हमें कप्पा की वैल्यू मिल जाएगी। ये कप्पा की वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देंगे, वो हम इस रिलेशन से निकालेंगे। आप इसमें देखो, अगर यहां से हम करें कप्पा इज इक्वल टू जी मतलब 1/r इनटू में लेंथ अपॉन एरिया, तो आप देखोगे कप्पा की वैल्यू गिवन है 1.4, रेजिस्टेंस कितना है 1/50 कर देंगे, लेंथ अपॉन एरिया हमें पता करना है, ये उधर चला जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.4 इनटू में 50 इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया मतलब सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल गई, कितना आएगा ये 70। तो सेम इलेक्ट्रोलाइट है, लेंथ अपॉन एरिया क्या मिलेगा सेम होगा हमारे पास। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसमें अगर हम क्या करते हैं कप्पा की वैल्यू निकालेंगे, कप्पा इज इक्वल टू 1/r, r कितना है वो 80 है, 280 इनटू में लेंथ अपॉन एरिया कितना है 70, कितना आ गया ये कप्पा आ गया हमारा 1/4। ये 1/4 हम यहां रख देंगे, मोलैरिटी हमें गिवन है, हमें मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। आप रख के देखिए एक बार, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा आ रहा है हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और मोलैरिटी कितनी है हमारे पास 0.5, डेसिमल को 10 कर देंगे हम ऊपर। अब क्या होगा 5 4 जा 20, तो 1/20 इनटू में 1000 इनटू में 10, ठीक है 2 5 जा 10, 500 आ रहा है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 5 इंटू 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं। अब आप देखो क्या ऑप्शन में कहीं 5 इंटू 10 टू पावर 2 है, डी, डी हमारा इसमें ऑप्शन आ गया। इस तरीके से हमें 2 कंडीशन दे रखी है, हमें लेंथ अपॉन एरिया चाहिए था, वो हमने इन कंडीशन से कैलकुलेट कर दिया, उससे हमें के पता चला, के की वैल्यू हमने फॉर्मूला में रख दी, हमें क्या पता चल गया मोलर कंडक्टिविटी, वही हमें कैलकुलेट करनी थी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आईआईटी में आया था बेटा ये भी आईआईटी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ एन NaCl of concentration C
at infinite dilution are this and this, ये एनी कंसंट्रेशन पे ये है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस इज गिवन एज, कौन सा फॉर्मूला इसमें होगा बताओ? ये हमने आपको कराया था, हमने डिवाई हकल ऑन सागर इक्वेशन कराई थी। डिवाई हकल ऑन सागर इक्वेशन में हमने बताया था मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट सी। वहां पर कांस्टेंट a था, केवल इसमें कांस्टेंट क्या है? b। तो आप देखो इसमें जो सी ऑप्शन है, कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस b रूट c, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आपका आईआईटी में आया हुआ है। आपसे पूछा गया है मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट इज, कि aqueous सॉल्यूशन साल्ट से कौन से मेटल को हम प्यूरिफाई नहीं कर सकते, कौन से को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक इस मेथड में मैंने आपको बताया था कि हमने एक सीरीज बताई थी आपको कि लेके, हमने आपको बताया था लेके बेटा सारा कैस ना मांग अल्टो, लेके बेटा सारा कैस ना मांग अल्टो, और नीचे क्या था? हाइड्रोजन। हमने बताया था एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास दो कटायन होंगे, एक तो जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन से ऊपर है, और दूसरा वाटर से हमें मिला H पॉजिटिव। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था जिसका हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। अब हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है? इनका तो नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है? जीरो होता है। तो लो डिस्चार्ज पोटेंशियल इनके कंपैरिजन में किसका हुआ? हाइड्रोजन का। तो जो कटायन जाएगा इलेक्ट्रोड पे वो कौन सा जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। किसके कंपैरिजन में? कैल्शियम के में। तो हम इस मेथड के द्वारा कैल्शियम को ऑब्टेन नहीं कर सकते, जबकि नीचे लाई कर रहे हैं, सिल्वर है, कॉपर है, ये इसके नीचे मैंने आपको सीरीज में बताया था। तो ये नीचे लाई कर रहे हैं, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होता है, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो नहीं जा सकता, वो कौन नहीं जा सकता? कैल्शियम नहीं जा पाएगा। तो राइट आंसर विल बी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। When 0.1 mole MnO4 negative 2 negative is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 2 negative to MnO4 negative, ये कह रहा है कि MnO4 2 नेगेटिव को कन्वर्ट करना है हमें किसमें? MnO4 नेगेटिव में। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर हम Na पॉजिटिव को Na में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे या 96500 कूलम, उससे हमें क्या मिला? 1 मोल सोडियम। अब यहाँ पर हम मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज का चार्ज पता करेंगे। तो हमने आपको सिखा रखा है, आपने 11th में पढ़ा भी था कि जिसका भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है उसको हम x मान लेते हैं। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो हम लिखेंगे x 4 2 जा 8, माइनस का है इसलिए -8 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज हमें दे रखा है दैट इज -2। तो x यहाँ पर आ गया हमारे पास +6। इस केस में हमने मैग्नीज को x माना, ऑक्सीजन पे -2 तो -8 हो गया, इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज है -1। तो x हमारे पास आया ये +7। It means we want to oxidize Mn+6 to Mn+7। कितना डिफरेंस है? 1 चार्ज का डिफरेंस है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? 1 फैराडे। 1 फैराडे का मतलब 96500 कूलम। उससे हमें कितना मिलेगा? 1 मोल मिलेगा ये, लेकिन हमें कितना चाहिए? 0.1 मोल। तो आप देखो 96500 कूलम चार्ज हमें किसके लिए चाहिए? 1 मोल के लिए। तो 0.1 के लिए हमें कितना चाहिए? इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 96500 मल्टीप्लाइड बाय 0.1,
कितना आ गया ये 9650 कूलम, दैट इज विल बी द राइट आंसर। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहले हमने आपको इससे पहले जो 2 क्वेश्चंस कराए थे वो एक आईआईटी का था और एक नीट में आया हुआ था। अब जो ये क्वेश्चन है ये नीट का क्वेश्चन है। The weight of silver displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 at STP will be। बेटा क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि सिल्वर का वेट कितना डिस्प्लेस होगा या इलेक्ट्रोड पे कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। कितनी इलेक्ट्रिसिटी, जो O2 को डिस्प्लेस, कितने ml O2 को डिस्प्लेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो पहले हमें चार्ज पता करना है कि इससे चार्ज निकालेंगे और उस चार्ज से कितना वेट सिल्वर का डिपॉजिट हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन भी दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 108 ग्राम, बी ऑप्शन है हमारे पास 5.4 ग्राम, सी ऑप्शन है हमारे पास 10.8 ग्राम एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 54 ग्राम। अब आप समझिएगा इसको। सिंपल सा फंडा है, Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाता है, Ag बन जाता है। तो यहाँ पर हम अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमें 1 मोल Ag मिल जाता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे अगर हम देते हैं तो हमें 1 मोल सिल्वर मिल जाएगा। 1 मोल सिल्वर का मतलब इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है 108 ग्राम। कब, जब हम 1 फैराडे पास करते हैं। लेकिन इसने हमें बताया नहीं कितना पास करते हैं, इसने ये बताया कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतना चार्ज पास करते हैं जो 5600 ml O2 को डिस्प्लेस करता है। तो हम ये पता करेंगे 5600 ml O2 को डिस्प्लेस करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ता है। तो उस चीज के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला जो हम 11th में डिस्कस करते थे मोल कॉन्सेप्ट में, 1 मोल ऑफ O2 का मतलब है 6.022 into 10⁻23 molecule of O2, that is equal to its atomic mass, जो molecular mass होगा 32 ग्राम। एंड अगर हम वॉल्यूम लिखते हैं तो वो होता है 22.4 लीटर, लेकिन हमें किस में दे रखा है, मिलीलीटर में, ml में। तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, ml में, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने ml हो गया हमारे पास 22400। अब इतने ml 1 मोल के लिए है ये। 1 मोल O2 को डिस्प्लेस करने के लिए हमें पहले चार्ज कितना चाहिए। चार्ज जैसे हमारे पास है O2, 1 मोल O2 के लिए एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 को कितने चाहिए, 4। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें कितना चाहिए, 4 फैराडे। जैसे मैं बात करूं आपका 2H2O है, मैं इसकी बात करूं तो ये 4H पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 मोल क्या हो गया, O2। तो 1 मोल O2 के लिए हमें कितना, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 फैराडे और 1 मोल के लिए इतने ml हो गए। अब हम देखेंगे, हम यहां से पता करेंगे कि 22,400 ml O2 को डिस्प्लेस करने के लिए हमने चार्ज कितना दिया है, 4 फैराडे। 1 के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 4/22,400 और हमने डिस्प्लेस कितना किया है, 5600। तो 5600 ml के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5600 से। 20 से 20 कैंसिल, 4 टाइम्स चला गया, 4 से 4। मतलब वो पूछ रहा है कि 1 फैराडे, इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें दिया 1 फैराडे। कह रहा है उतना ही अगर हम पास करें तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो 1 फैराडे से हमने बताया था कितना, 108 ग्राम। तो इसका कितना हो जाएगा, 108 ग्राम। मींस ए आंसर इज द राइट आंसर। बेटा अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है तो 2-3 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने ऊपर विश्वास, टीचर्स के ऊपर विश्वास और अपना काम ईमानदारी से करें। तो जो चीजें बताई गई है उसी वे में करते रहिए, आप कंपटीशन को बिल्कुल फाइट कर सकते हैं।
यस स्टूडेंट्स, पहले तो हमने वो क्वेश्चंस किए जो आईआईटी और नीट में आए हुए थे, क्वेश्चन पेपर मेरे पास था, मैंने आपको दिखाया था। दूसरा, अब हम सर्वोत्तम के क्वेश्चंस उठा रहे हैं। जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो सर्वोत्तम की जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक है उससे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप के मैं आपको बता रहा हूँ। The value of molar conductivity of HCl is greater than that of NaCl at a particular temperature because आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। The value of molar conductivity of HCl is greater than that of NaCl। ये पूछ रहा है कि जो HCl है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, NaCl की में। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए है बेटा, हमने कई फैक्टर बताए थे। फैक्टर हमने क्या क्या बताए थे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम है, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हमने सॉल्वेंट बताया था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है तो ज्यादा आयन डिसोसिएट होंगे। सेम सॉल्यूशन लिया है, सेम सॉल्वेंट लिया है। यहाँ पर बेटा अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन भी सेम लिए हमने, टेम्परेचर भी सेम ले लिया। अब बात आती है साइज ऑफ आयन। इससे जो प्रोड्यूस होगा हमारे पास H पॉजिटिव आयन होगा और इससे जो प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास Na पॉजिटिव आयन होगा। और हमने आपको साइज बताया था कि लार्जर द साइज लेसर विल बी द कंडक्टिविटी। इस केस में आप देखो Na पॉजिटिव का जो साइज है वो लार्जर है तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। H पॉजिटिव का साइज स्मॉलर है तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है which has the maximum conductivity। आपके पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से आपको डिसाइड करना है कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है जिसमें ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दे रखे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की खासियत होती है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कहने का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है वो डिसोसिएट नहीं होते, मतलब ये अलग रहते हैं और ये अलग हो जाता है। इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ आयन होगा वो 1 होगा क्योंकि ये कंप्लीट एक है। तो इसमें तो नंबर ऑफ आयन कितने हुए 1। इसमें ये अलग हो जाएगा Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो कितने आयन हुए हमारे पास? नंबर ऑफ आयंस आर 2। इन दिस केस देयर आर आल्सो 2 आयंस। इन दिस केस हम देखेंगे 3 आयंस एंड 1 दिस। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 4। तो इस केस में हम आपको क्या बताएंगे? इस केस में हम बताएंगे कि सबसे ज्यादा आयंस कौन से केस में? डी के केस में हमारे पास सबसे ज्यादा आयन है तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी भी किसकी हो जाएगी? इस केस में डी विल बी द राइट आंसर। थर्ड है which of the following solution of NaCl have the highest specific conductance। आपको पता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? कप्पा। हमने आपको बेटा बताया था, इस चीज को ध्यान रखना है, आपको याद रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू में v, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू में v बताया था हमने बताया था मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन बिकॉज़ ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। तो डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है। बट कप्पा डिक्रीजेस बिकॉज़ वॉल्यूम इनवर्सली हो जाता है। डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कप्पा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होती है डाइल्यूशन के केस में। अब आपको ये देखना है कि डाइल्यूशन का मतलब क्या है। वहां मैंने आपको समझाया था कि अगर कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब डाइल्यूशन ज्यादा है। इसकी कंसंट्रेशन कम है तो इसका डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है? इसकी। इसका मतलब इसमें डाइल्यूशन सबसे कम है। तो डाइल्यूशन ज्यादा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम। तो इस केस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी? जिसका डाइल्यूशन कम है। सबसे कम डाइल्यूशन किसका है? इसका, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा है। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following solution of KCl has the lowest value of equivalent conductance? वो उसी तरह के क्वेश्चन है। equivalent conductance increases with dilution। सबसे ज्यादा डाइल्यूशन किसका है हमारे पास? इसका है। तो इसकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो सबसे ज्यादा होगी। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। लोवेस्ट पूछ रहा है, इसकी सबसे ज्यादा होगी तो इसकी क्या हो जाएगी? सबसे कम। तो ए विल बी द राइट आंसर।
बेटा हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं विच डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी कि हमने बताया था आपको लेके बेटा सारा कैश नामान अल्टो, मैंने जिंदगी में क्रेटा फरारी कोनी खरीदी, और उसके बाद मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन, फिर क्या था कॉपर, और फिर क्या था सिल्वर, उससे नीचे फ्लोरीन, मैंने आपको बताया था, ये सीरीज आपको बताई थी मैंने। तो आप इस चीज को देख के इसको इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेटा यहां से यहां जब हम आ रहे हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ऊपर वाला कैसा है नेगेटिव है, नीचे वाला कैसा है हमारे पास पॉजिटिव है, और हाइड्रोजन का क्या होता है जीरो होता है। मैंने ये बताया था ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनकी क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है, और जिनकी ऑक्सीडेशन होती है उनको हम क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। नीचे वालों की क्या होती है रिडक्शन होती है, और जिनकी रिडक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये तो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग पावर इसका मतलब नीचे की तरफ घटती जा रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जा रही है। अब आप देखना आपको क्वेश्चन दे रखा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक का ये दे रखा है, बी का ये दे रखा है, और सी का ये दे रखा है। आप इस सीरीज में देख सकते हो नीचे की तरफ जो है वो रिड्यूसिंग पावर कम होती जा रही है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब आप देखोगे जो सबसे ज्यादा जिसकी नेगेटिव होगी इनोट वैल्यू वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है बी की, तो हम क्या कहेंगे बी इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आप देखो इसमें बी कौन से में है सबसे आगे, बी इस वाले में है, और ऑप्शन तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर सिंपल सी बात है जो बढ़ता जा रहा है अगर वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, रिड्यूसिंग कम हो रही है। तो वैल्यू इन दोनों में से जो छोटी होगी वो क्या होगी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग पावर होगी उसकी। तो आप देखो 0.50 छोटा है 0.68 से, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, और सबसे कम रिड्यूसिंग पावर होगी वो किसकी हो जाएगी ए। तो डी विल बी द राइट आंसर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है लिथियम का, बेरियम का, सोडियम का और मैग्नीशियम का। ये कह रहा है which one of the following is strongest oxidizing agent, in this case he is asking about the strongest oxidizing agent, means अगर लोवेस्ट वैल्यू है किसी की तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और हाईएस्ट वैल्यू है तो हम क्या कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ये नोट वैल्यू देखिए हाईएस्ट किसकी है, इनमें से आप हाईएस्ट वैल्यू देख लीजिए, जैसे जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही छोटा हम कह सकते हैं। तो इनमें से जो नेगेटिव में सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि मैग्नीशियम है -2.37, ये सबसे बड़ा है, आप देख सकते हैं इनमें से। तो हम किसकी बात करेंगे मैग्नीशियम, डी डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड इनोट सेल। तो बेटा आप लोगों को पता है कि ई सेल क्या होता है और इनोट सेल क्या होता है। सेल का ईएमएफ किसी भी कंडीशन में, और सेल का ईएमएफ कब इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का हमने बताया था 1 मोलर सॉल्यूशन ले लेते हैं और 298 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं 1 बार प्रेशर। उस केस में जो सेल का पोटेंशियल होगा उसको हम ई नोट सेल बोलेंगे, और किसी भी कंडीशन में होगा उसको ई सेल बोलेंगे। अब मान लो हमारे पास Mn पॉजिटिव है, कोई भी आयन है किसी भी मेटल का आयन है, तो ये क्या करेगा n इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसका अगर हमें ई सेल पता करना है तो हम एक फॉर्मूला फॉलो करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ log नेचुरल क्यूसी। ये हमने आपको 11th में पढ़ाया था कि ये क्या होता है।
तो आप एट इक्विलिब्रियम हम क्या पता कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं यहां से सीधा लिख देता हूं कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अब बेटा इसमें ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ द सेल एट एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन, पोटेंशियल ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, आर क्या है कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर है, एन मैं लिख देता हूं ये ई सेल क्या है पोटेंशियल ऑफ द सेल, ई नोट ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब मैं आपको बता रहा हूं आर क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 8.314। अगर मैं टी की बात करूं, टी क्या है टेम्परेचर, स्टैंडर्ड कंडीशन में 298 केल्विन। एफ क्या है फैराडेज कांस्टेंट, एफ हमारे पास है फैराडेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है 96500 कूलम। एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, ये चीजें हैं हमारे पास। जो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल है हमने 11th में पढ़ा था, प्योर कंडीशन में हम उसकी क्या लेते हैं कंसंट्रेशन 1 लेते हैं। तो और एक चीज और जो लॉग नेचुरल है, अगर हम इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10। तो अब हम इन चीजों को पुट अप करेंगे, इन वैल्यूज को पुट अप करेंगे, तो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस लॉग नेचुरल को लॉग में कन्वर्ट करने हैं तो 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मेटल हमने बताया था 1 लेते हैं हम, तो ये आ गया 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अब हम यहां लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस, बेटा हमने आर की वैल्यू पुट अप कर दी, टी की वैल्यू पुट अप कर दी और एफ की वैल्यू पुट अप कर दी, तो ये हमारे पास आता है 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, वैल्यूज पुट अप करनी पड़ेंगे हमें और न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको मैं बता देता हूं सीबीएसई में इस पे क्वेश्चन, इस पे न्यूमेरिकल लगभग हर बार आता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंपटीशन में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। ई सेल, अब अगर मैं बताऊं आपको कि मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये हमारे पास ई सेल है और इसका ई सेल हमें पता करना है। इसका पोटेंशियल अगर हम पता करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बेटा, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ कहते हैं कॉपर कितने गेन कर रहा है 2 कर रहा है, तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो जाएगी। लॉग मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बेटा जो प्योर है उसकी तो कंसंट्रेशन हमें 1 लेनी है, तो ये दोनों तो प्योर फॉर्म में है तो इनकी कंसंट्रेशन तो 1 रहेगी, हमें लेनी है आयनिक फॉर्म, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Cu2 पॉजिटिव आयन, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपको बता दूं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है उसको ऊपर, अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया जिंक 2 पॉजिटिव, यहाँ आपकी C1 है, Cu2 पॉजिटिव, C2 है एंड Cu,
तो आप बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है उसकी कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे, जिसकी रिडक्शन हुई है उसकी कंसंट्रेशन नीचे रखेंगे। अगर इस वे में आपको दे रखा है तो आप ऐसे लिख दोगे, रिएक्शन वे में दे रखा है तो आप आसानी से लिख सकते हो। अब आपको एक चीज और बताता हूं मैं कि अगर मान लो हमसे दे दिया Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, अब आप इसका लिखोगे E सेल is equal to E naught minus 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हो रहे हैं, यहां भी 2 हो रहे हैं तो हम 2 लिख देंगे। log concentration of product Cu2 positive अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Ag पॉजिटिव, इनकी कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो कोफिशिएंट है, जैसा कि हमने QC लिखा है इसको, तो Q क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है बेटा वो पावर में चला जाता है, तो Ag पॉजिटिव की पावर कितनी हो जाएगी 2। इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास कोई रिएक्शन है AA प्लस BB XX प्लस Y इस तरीके से है और हमें नास्ट इक्वेशन लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, E सेल इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब X की जो कोफिशिएंट है वो कहां चला जाएगा पावर में, Y उसकी पावर क्या हो जाएगी Y अपॉन A की पावर A और B की पावर क्या हो जाएगी B। बेटा जो कोफिशिएंट है वो कंसंट्रेशन की क्या चले जाएंगे, हम पावर में चले जाएंगे। इस तरीके से हमें इनकी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखने की मैं आपको और बताता हूं कि जो ई सेल है ये कंसंट्रेशन उसको इफेक्ट करती है, इस पे क्योंकि अलग टर्म है इस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल है जो कोएफिशिएंट है पावर में चला जाता है, अक्सर ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स की बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं चाहे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं या प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चन है उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बेटा ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है जो नॉन इक्वेशन पे बेस्ड है, इसको आपको सोल्व करना है। ये कह रहा है राइट द नॉन इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब है कि हमें क्या पता करना है, ई सेल फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log कंसंट्रेशन जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो और फिर जिसकी रिडक्शन हुई है वो, या हम इसकी सेल रिएक्शन लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम की हमें पता है ऑक्सीडेशन हुई है तो Mg इज कन्वर्टिंग इनटू Mg2 पॉजिटिव, कॉपर की रिडक्शन हुई है इसका मतलब Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग इनटू Cu। हम इस तरीके से लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एंड अपॉन Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला है हमारे पास। E नॉट ऑफ द सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें दे रखे हैं, हम कैसे पता करते हैं, कैथोड माइनस एनोड, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। E नॉट सेल दिस माइनस दिस मींस 0.34 माइनस 2.37 ये आएगा, तो दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.34 प्लस 2.37 आपके पास आ रहा है 2.71, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन n। n बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो यहां पर हमने 2 लिख दिया। log कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयंस, Mg2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.001, ये इसकी कंसंट्रेशन है। Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास 0.0001। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो बेटा E सेल क्या होगी, E सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2
log। अब आप देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 है और यहाँ डेसिमल के बाद 4 है, तो अब हम डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसको हम सोल्व कर लेंगे। दैट विल बी द ई ऑफ द सेल, पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, आपकी फेयर नोटबुक में सारा वर्क करना है, ये चीजें चेक की जाएंगी और सिलेबस इससे आगे रनिंग में रहेगा। आप कांटेक्ट में रहे, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आप अगर प्रॉब्लम तब आएगी जब आप सोल्व करोगे, सोल्व करना पड़ेगा तभी ये चीजें आएंगी आपको। थैंक यू।